Hello students, I am Dr. Blahar Sharma, your biology teacher. आज के लेक्चर में हम लोग मोलस्का के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मोलस्का बेसिकली नोन एज द सॉफ्ट बॉडीज एनिमल। मोलस्कास को बेसिकली सॉफ्ट बॉडीज एनिमल के नाम से जानते हैं और ये बड़े इंटरेस्टिंग एनिमल्स हैं। तो हम आज के लेक्चर में इसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कवर करते हुए पॉइंट्स हैं, तो हम उन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट फाइलम मोलस्का। तो फाइलम मोलस्का इज द second largest phylum after the phylum Arthropoda। तो आर्थ्रोपोडा के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इट इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है वो हमारा फाइलम कौन सा है? फाइलम मोलस्का। ठीक है, तो ये जो टर्म मोलस्का है, दिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फेमस साइंटिस्ट जॉनस्टन। तो टर्म मोलस्का वाज गिवन बाय एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जॉनस्टन। तो उसने सबसे पहली बार ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था मोलस्का। ठीक, अब मोलस्का का मतलब क्या होता है? मोलस्कस का जो कॉमन नेम क्या होगा? मोलस्कस का जो कॉमन नेम होगा वो होगा सॉफ्ट बॉडी एनिमल। तो कॉमन नेम of phylum is soft bodies animal। तो इस फाइलम का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट बॉडी एनिमल। ठीक, अब मोलस्कस का जो स्टडी है, बायोलॉजी का एक सेपरेट ब्रांच है जिसके अंदर मोलस्कस का स्टडी किया जाता है। द स्टडी ऑफ मोलस्कस इज नोन एज मैलेकोलॉजी। तो मोलस्कस की जो स्टडी होती है इसे हम क्या बोलते हैं? मैलेकोलॉजी। मैलेकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ मोलस्कस। तो मोलस्कस की जो स्टडी है, ये स्टडी ऑफ मोलस्कस एनिमल, इसे हम क्या बोलते हैं? मैलेकोलॉजी। तो फाइलम मोलस्का के अंदर सॉफ्ट बॉडी एनिमल आते हैं। आपने कहीं ढेर सारे सॉफ्ट बॉडी एनिमल देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नेल देखा होगा आपने जो है बालबिया को देखा होगा, आपने शीप को देखा होगा, गूगल गाय को देखा होगा। इसके अलावा आपने ऑक्टोपस को देखा होगा। तो ये जितने भी एनिमल है इस तरह के, वो सब किस में आते हैं? इस फाइलम के अंदर उनको इंक्लूड किया जाता है। तो इस फाइलम के एनिमल्स का जो स्टडी है इसे क्या बोलते हैं? मैलेकोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब चूंकि इस फाइलम के एनिमल कैसे हैं? सॉफ्ट बॉडी वाले, तो कोई ना कोई प्रोटेक्टिव डिवाइस इनको अपनी बॉडी के ऊपर रखनी चाहिए ना, नहीं तो प्रोटेक्शन कैसे कर पाएंगे एनिमल? तो इनके ऊपर कोई ना कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग देखने को मिलता है। बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का जो हार्ड कवरिंग है वो इनकी बॉडी के ऊपर देखने को मिलता है। तो अब इनके बॉडी के ऊपर किसका कवरिंग है? कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक शेल होता है उसका कवरिंग है। अब डिफरेंट डिफरेंट मोलस्कस एनिमल में जो शेल का डिजाइन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक साइंस की ब्रांच है जो इन सेल्स की स्टडी से रिलेटेड है, उसे हम कॉन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं।
द स्टडी ऑफ मोलस्कन शेल। तो मोलस्कन शेल का जो स्टडी होता है इसे हम कॉन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब उसके बाद हम और भी एडिशनल कैरेक्टर इस फाइलम के डिस्कस करते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया? तो अब हम इन एनिमल्स के हैबिटेट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि इन एनिमल्स का जो हैबिटेट किस तरह का है। ठीक है, हैबिटेट के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो हम क्या देखेंगे, हैबिटेट में आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ एनिमल्स इस फाइलम के कैसे हैं, एक्वेटिक, बट फ्यू मेंबर आर टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल मैमल्स जो एनिमल होते हैं इस फाइलम के, वो बेसिकली जो मॉइस्ट एरिया होता है, जो डैम सॉइल होता है, ऐसे एरिया में देखने को मिलते हैं। तो मोस्टली ऐसे कर देते हैं हम, जनरली एक्वेटिक, जनरली कहते हैं एक्वेटिक, बट few are present in टेरेस्ट्रियल रीजन। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, कुछ आपको टेरेस्ट्रियल देखने को मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल रीजन में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद हम कुछ बेसिक साइंटिफिक कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इनमें सिमेट्री के रिगार्डिंग बात करें, सिमेट्री कौन सी देखने को मिलेगी इनमें? इनमें जो सिमेट्री होती है वो होती है बाइलेटरल। बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट। यहां पर भी एक बड़ी अजीब बात है कि इस फाइलम में एक क्लास होता है जिसे हम गैस्ट्रोपोडा के नाम से जानते हैं। तो गैस्ट्रोपोडा के एडल्ट जो होते हैं उनमें इस सिमेट्री का लॉस हो जाता है। मतलब कि गैस्ट्रोपोडा के अंदर जो आपको एडल्ट देखने को मिलेंगे वो कैसे देखने को मिलेंगे, असिमेट्रिकल, बट वहां पर जो लार्वा होंगे वो आपको बाइलेटरली सिमेट्रिकल देखने को मिलेंगे। तो इसका जो एक्सेप्शन है वो एडल्ट्स ऑफ गैस्ट्रोपोड्स को मान सकते हैं। गैस्ट्रोपोड एक क्लास होता है जिसमें कि स्नेल जैसे जो एनिमल है उनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, एडल्ट्स ऑफ क्लास गैस्ट्रोपोडा। क्लास गैस्ट्रोपोडा के एडल्ट्स में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को नहीं मिलती। वहां कौन सी देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेंगे आपको असिमेट्रिकल। वो कैसे देखने को मिलेंगे आपको, असिमेट्रिकल। ये हो गया। और भी कैरेक्टर, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन एब्सेंट। यहां पर सेगमेंटेशन क्या होता है, एब्सेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बारे में बात करें तो हम क्या देखेंगे, आप देखेंगे ये एनिमल कैसे हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हमने आपको बताया था कि एनिमल में किस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कि सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। कौन सा देखने को मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट। उसके बाद नंबर ऑफ जर्म लेयर के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो ये एनिमल कैसे है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो नंबर ऑफ जर्म लेयर के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो कैसे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब उसके बाद सीलोम, इनमें 2 सीलोम प्रेजेंट होता है तो ये यूसीलोमेटिक होते हैं। These are यूसीलोमेटिक क्योंकि इनमें सीलोम प्रेजेंट है, या इसको हम सीलोमेटिक भी बोल सकते हैं। जिस एनिमल में सीलोम प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सीलोमेटिक। तो ये एनिमल हमारे कैसे हैं, सीलोमेटिक हो गए। ठीक है, ये एनिमल कैसे हो गए हमारे, सीलोमेटिक हो गए। क्लियर। अब और कैरेक्टर भी देखते हैं। अब हम इसमें और कैरेक्टर भी इसके डिस्कस करते हैं। जैसे कि नाउ वी डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। और बॉडी डिविजन्स। तो अदर कैरेक्टर के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहले हम आएंगे स्केलेटन। सबसे पहले हम स्केलेटन को देखते हैं। स्केलेटन, तो स्टूडेंट जरा देखिए स्केलेटन के रिगार्डिंग समझिए। स्केलेटन इसमें प्रेजेंट भी हो सकता है और स्केलेटन इसमें एब्सेंट भी हो सकता है। स्केलेटन इसमें प्रेजेंट भी हो सकता है और स्केलेटन इसमें एब्सेंट भी हो सकता है। यदि प्रेजेंट है तो दिस स्केलेटन मेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। यदि स्केलेटन प्रेजेंट है तो किसका बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। ठीक है, तो इफ प्रेजेंट then made by shell of calcium carbonate। यदि प्रेजेंट है तो किससे बना होगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट के शेल का बना होगा। प्रेजेंट है तो बॉडी के आउटसाइड में भी प्रेजेंट हो सकता है और बॉडी के इनसाइड भी प्रेजेंट हो सकता है। तो स्केलेटन मेड बाय द शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ बॉडी, बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्नेल। स्नेल में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल है वो कहां प्रेजेंट है, बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट है। इसके अलावा ये बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। तो प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सेपिया। सेपिया में देखिए, सेपिया जिसे हम कटल फिश के नाम से जानते हैं,
तो ये एक मरीन एनिमल है, समुद्री एनिमल होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल होता है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल जो बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट हो सकता है और इनसाइड में प्रेजेंट हो सकता है। यदि स्केलेटन प्रेजेंट है तो एब्सेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा गेस्ट। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मोलस्कन्स है तो 100% उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का शेल प्रेजेंट होगा ही होगा, बट इट नॉट ट्रू। मोलस्कन्स में कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवरिंग है, जो शेल है, वो एब्सेंट भी हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में आप क्या देखेंगे? ऑक्टोपस में आप देखेंगे कि जो बॉडी में जो शेल है वो एब्सेंट होता है, उसमें कोई कवरिंग नहीं होता, इसलिए तो वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है ना। वो बार बार अपनी बॉडी को चेंज करता रहता है, उसका शेप चेंज कर लेता है बार बार। ठीक है, तो क्यों चेंज कर सकता है? कि उसमें शेल है ही नहीं, तो यहां पर एब्सेंट हो सकता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? ऑक्टोपस। इसका एग्जांपल क्या हो गया? हमारा ऑक्टोपस। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। स्केलेटन के रिगार्डिंग समझ में आ गया आपको? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ एनिमल। यहां पर बॉडी ऑफ एनिमल जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। आपने आर्थ्रोपोडा में 3 पार्ट कौन कौन से देखे थे? वहां आपने देखा था माउथ, सॉरी हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है बॉडी। ऐसा कहां देखा था आपने? आर्थ्रोपोडा में। यहाँ पे बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पर 3 पार्ट कौन कौन से होंगे जरा देखिए। सपोज, पर समझ लो, जैसे सपोज डेट ये हमारा कोई एनिमल है, ये कोई एनिमल है, तो ये समझाने के लिए मैंने एक एनिमल है ड्रॉ किया। इसमें जरा देखिए, ये क्या हो गया? ये हो गया इसका हेड। ये एनिमल का क्या हो गया? हेड हो गया। उसके बाद ये हो गया ये क्या हो गया? मस्कुलर फुट। आर्थ्रोपोड के एक ऐसे देखे ना, पतले पतले से रहते हैं। इसमें ऐसे पतले पतले से लेग हैं क्या? नहीं ना। इसमें एक अच्छा सा मस्कुलर सा स्ट्रक्चर है जिससे लोकोमोशन कर रहा है। उसमें इसमें क्या हो गया? मस्कुलर फुट हो गया ना। आर्थ्रोपोड जैसा उसमें छोटी 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 ऐसे लेग नहीं है, तो ये मस्कुलर फुट। और दूसरे, इसके बॉडी के बाकी के ऑर्गन सब कहां? बाकी के ऑर्गन सब यहां भरे हुए हैं ना। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इसे हम विसरल मास के नाम से या विसरल हम के नाम से। तो ये क्या हो गया? विसरल मास, या ऐसे विसरल हम भी बोल सकते हैं। तो बॉडी के जितने भी सब ऑर्गन्स हैं, सब ऑर्गन किसमें है? इस स्ट्रक्चर के अंदर है। तो इसकी बॉडी में भी 3 पार्ट हो गए। मोलस्कन्स की बॉडी के 3 पार्ट कौन कौन से हो गए? हेड, मस्कुलर फुट और विसरल मास। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी ऑफ मोलस्कन्स डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। मोलस्कन्स की बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से? हेड, विसरल मास एंड मस्कुलर फुट। बॉडी ऑफ एनिमल divided into
3 पार्ट। दिया कौन कौन से होंगे? नंबर 1 हैंड, नंबर 2 विसरल मास, जैसे हम विसरल हम के नाम से जानते हैं, और नेक्स्ट हो गया मस्कुलर फुट। तो एनिमल की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, विसरल मास और मस्कुलर फुट। इट बिकम क्लियर? ये समझ में आ गया। अब इसके बाद और एडिशनल फैक्ट, यहां तक तो एवरीथिंग बिकम क्लियर, सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम फाइलम मोलस्का के एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे जो आर्थ्रोपोड्स हैं, तो हमारे जो मोलस्कन्स हैं, तो मोस्ट ऑफ मोलस्कन्स की बॉडी के ऊपर कैल्केरियस शेल प्रेजेंट होता है। अब सपोर्टेड ये कोई हमारा मोलस्कन्स एनिमल है, इसकी बॉडी के ऊपर कैल्केरियस शेल प्रेजेंट है। अब इस एनिमल के जरा बॉडी पार्ट्स को देखिए। ये वाला पोर्शन क्या हो गया? हेड हो गया। ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन क्या हो गया? दिस इज द मस्कुलर फुट, और यह एक शेल है और जिसके अंदर बॉडी के सारे ऑर्गन्स ट्रैप हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज विसरल हम्प और विसरल मास। इसे हम विसरल हम्प या विसरल मास के नाम से जानते हैं। अब यहां पर एक चीज देखिए कि इस शेल के नीचे आपको एक स्पॉन्जी स्किन दिखाई देगा। तो शेल के नीचे जो ये स्पॉन्जी स्किन होता है, इस स्किन को हम क्या बोलते हैं? मेंटल के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? मेंटल। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? below the shell spongy skin are present। शेल के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? स्पॉन्जी स्किन प्रेजेंट होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज मेंटल और पेरियम। तो ये जो स्पॉन्जी स्किन होता है, जो कि हमारे कहां प्रेजेंट है? इस कैल्शियस सेल के। कैल्शियस सेल क्यों बोला? बिकॉज दिस सेल मेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसलिए इस सेल को हम क्या बोलेंगे? कैल्शियस सेल के नाम से जानेंगे। तो इस कैल्शियस सेल के नीचे जो स्पॉन्जी स्किन प्रेजेंट है, इज नोन एज मेंटल और पेरियम। और यहां पर शेल और मेंटल के बीच में ये जो कैविटी है, तो आपको स्पॉन्जी स्किन और मेंटल के बीच में आपको एक कैविटी भी दिखाई देगी। तो इस कैविटी को हम बोलेंगे मेंटल कैविटी। तो दिस कैविटी इज नोन एज मेंटल कैविटी। हम क्या बोल सकते हैं? कैविटी प्रेजेंट between mantle and shell is known as mantle cavity। तो शेल
और मेंटल के बीच में जो कैविटी, सॉरी हाँ, तो शेल और मेंटल के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? इस कैविटी को हम मेंटल कैविटी के नाम से जानते हैं। अब इस मेंटल कैविटी के अंदर मॉलस्कन्स के गिल्स प्रेजेंट होते हैं। यदि हमारे मॉलस्कन्स एक्वाटिक हैं तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा? पीछे की साइड में इधर आपको एक फेदर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसा निकला हुआ। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है पीछे की साइड निकला हुआ है इस तरह का, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दीज आर द गिल और टेनिडिया। ठीक है, तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलता है। ठीक, ये तो समझ में आ गया ना आपको? इट बिकम क्लियर? ये तो पूरा क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद हम और भी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं इसके, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करें। तो इस एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि एलिमेंट कैनाल कंप्लीट होती है। एलिमेंट कैनाल कैसी होती है? कंप्लीट होती है। माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट कैनाल प्रेजेंट होने का मतलब क्या होता है कि इसमें माउथ भी प्रेजेंट है और इसके अंदर एनस भी प्रेजेंट है। बट गैस्ट्रोपोडा में क्या होता है कि टॉर्सन की वजह से एक फिनोमेना देखने को मिलती है गैस्ट्रोपोड्स में, जिसे हम टॉर्सन के नाम से जानते हैं। उसमें क्या होता है कि इसका एलिमेंट कैनाल 180 डिग्री से टर्न हो जाता है। जरा इस चीज को बहुत समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। एक्चुअली हो क्या रहा है, हमने आपको क्या बोला कि इस एनिमल का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है एंड इन गैस्ट्रोपोडा के अंदर क्या हो रहा है कि ड्यू टू द टॉर्शन क्या होता है? एक फिनोमेना होती है जिसमें इसका एलिमेंट्री कैनाल 180 डिग्री से टर्न हो जाता है। ड्यू टू द टॉर्शन का मतलब होगा एलिमेंट्री कैनाल turn from 180 degree. Symmetry become lost. Become lost. देखिए, lost in adult. जरा इस चीज को समझिए, वो क्या रहा है? गैस्ट्रोपोडा जितने भी स्नेल जैसे एनिमल होते हैं उन सबको किसमें इंक्लूड किया जाता है? गैस्ट्रोपोडा में इंक्लूड किया जाता है। तो गैस्ट्रोपोडा में कौन सी फिनोमेना देखने को मिल रही है हमको? टॉर्शन। टॉर्शन की वजह से क्या हुआ? टॉर्शन का मतलब ये होता है कि इसका एलिमेंट्री कैनाल में माउथ यहां पर, एनस यहां पर। ये सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल है, इनको समुद्र में खतरे कम है कि ज्यादा है? खतरे ज्यादा है ना इनको। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बहुत ही अच्छी प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज की, बहुत अच्छी इन्होंने एक सुरक्षा प्रणाली यूज की। क्या किया इन्होंने कि इनका माउथ यहां पर है तो इनका एलिमेंट्री कैनाल 180 डिग्री से टर्न हो गया, इनका एनस भी यहां पर ही आ गया। मतलब जहां पे माउथ है उसके पास में इसका एनस है। तो इसका अब जब माउथ एनस दोनों पास पास आ गए तो इधर ये टेल वाले पोर्शन की आवश्यकता है क्या? नहीं। तो पूरा का पूरा पोर्शन उस साइड से किससे कवर्ड हो जाएगा? शेल से कवर्ड हो जाएगा। अब इन्हें नहीं पीछे की साइड से तो अटैक नहीं कर सकता। अटैक करेगा किधर से? आगे की साइड से अटैक करेगा। अब आगे क्या है इसके पास? टेंटाकल से आई है,
तो सामने से यदि एनेमी आता है तो वो इसको बड़ी आसानी से दिख जाएगा। तो गैस्ट्रोपोड्स में, एडल्ट में एलिमेंट्री कैनाल 180 डिग्री से टर्न हो जाता है। मतलब कैसा हो जाता है? यू शेप हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल कैसा हो जाता है? यू शेप। तो एनिमल किंगडम में इस फिनोमेना को हम टॉर्शन के नाम से जानते हैं, और इस टॉर्शन की वजह से हमारे जो एडल्ट है गैस्ट्रोपोडा के, तो उनका सिमेट्री लॉस हो जाता है। तो गैस्ट्रोपोड्स में जो क्लास गैस्ट्रोपोडा है मोलस्का का, उसकी आपको लार्वा में आपको बाइलेटरल सिमेट्री दिखाई देगी, बट आपको उसके एडल्ट के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। एडल्ट कैसे होंगे गैस्ट्रोपोड्स में? असिमेट्रिकल होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्नेल जितने भी होते हैं वो सब किस में आते हैं? गैस्ट्रोपोडा में आते हैं। तो आपको उनके अंदर इस तरह का सिस्टम देखने को मिलेगा। तो गैस्ट्रोपोडा में टॉर्सन में क्या हो गया कि एलिमेंट्री कैनाल टर्न हो गया 180 डिग्री से। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद देखो ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल है, इसमें माउथ तो होता ही नहीं है, सॉरी माउथ तो होता है पर उसमें दांत नहीं होते, teeth नहीं होते इसमें। अब खाने को चबा रहा है तो फिर किससे उसको जो है वो खाने को, जब दांत ही नहीं है तो किससे चबाएगा? इसके माउथ के अंदर एक रेस्पिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं रेडुला। तो विद द हेल्प ऑफ द रेडुला ये फूड मटेरियल को क्रश करता है, पीसने का काम करता है। ठीक है, तो हार्ड स्ट्रक्चर रेडुला जो कैसा होता है? दिस इज द रेस्पिंग ऑर्गन। ये खाने को क्या करेगा? ये पीसने का काम करेगा। तो हार्ड स्ट्रक्चर रेडुला प्रेजेंट इन द माउथ। तो इसके एलिमेंट्री कैनाल में आपको माउथ में क्या दिखाई देगा? रेडुला देखने को मिलेगा, जो क्या काम करेगा? रेस्पिंग ऑर्गन है, फूड मटेरियल को पीसने का काम करेगा। तो इट बिकम क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से क्लियर हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग बात करें तो हम क्या देखते हैं? यहां पर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसमें आपको जो रेस्पिरेशन देखने को मिलता है वो गिल्स या टेनिडिया से देखने को मिलता है, जबकि हमारे जो एनिमल लैंड पे रहते हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए आपको पल्मोनरी सैक या फिर लंग्स जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो ये डिवाइसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है आपको रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स में? एक्वेटिक एनिमल में आपको गिल्स देखने को मिल रहे हैं या टेनिडिया देखने को मिल रहे हैं, जो कैसे हैं? फेदर लाइक स्ट्रक्चर है और बॉडी के पीछे की साइड में प्रेजेंट है। ठीक, और हमारे जो लैंड पे रहने वाले एनिमल हैं उनमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? उनमें आपको पल्मोनरी सैक या फिर लंग्स देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए ये एनिमल, ये क्या है? इसकी मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में पीछे आपको फेदर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये फेदर लाइक स्ट्रक्चर है, यही इस एनिमल का गिल है। इस गिल को हम यहां पर किसके नाम से जानते हैं? टेनिडिया के नाम से जानते हैं। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आप क्या देखेंगे? टेनिडिया या फिर गिल्स प्रेजेंट इन एक्वेटिक मेंबर्स। एक्वेटिक मेंबर्स में क्या प्रेजेंट है? टेनिडिया या गिल्स प्रेजेंट है। इसके अलावा लंग्स
या फिर जो पल्मोनरी सैक होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन टेरेस्ट्रियल मेंबर। और टेरेस्ट्रियल मेंबर्स में आपको लंग्स या फिर पल्मोनरी सैक देखने को मिलेंगे। ये हो गया इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर। और बात करेंगे इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम में देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। If you discuss about the circulatory system, वहां क्या देखेंगे आप, यहां पर मोस्टली ओपन टाइप सर्कुलेशन प्रेजेंट। मोस्टली कैसा प्रेजेंट होता है, ओपन टाइप सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। यदि एग्जाम में पूछा जाए सर्कुलेशन किस टाइप का प्रेजेंट होता है इसमें, योर आंसर विल बी ओपन टाइप। कैसा सर्कुलेशन प्रेजेंट है इसमें, ओपन टाइप सर्कुलेशन प्रेजेंट है। बट यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, इसका एक क्लास होता है जिसे हम बोलते हैं सेफेलोपोडा, जिसके अंदर ऑक्टोपस आता है, कटलफिश आता है। तो सेफेलोपोडा के अंदर हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन क्लास सेफेलोपोडा। एग्जाम्पल ऑक्टोपस। तो इसमें जनरली ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, बट इसकी क्लास सेफेलोपोडा में क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। यहां पर आपको मायोजेनिक हार्ट देखने को मिलेगा, मतलब कि हार्ट के ऊपर नर्वस सिस्टम का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं। तो हार्ट कैसा है यहां पर, मायोजेनिक। तो हार्ट मायोजेनिक होता है। अब सर्कुलेटरी फ्लूइड मतलब ब्लड इसका कैसा होगा, तो इसका जो ब्लड होगा उसमें एक ब्लू कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट देखने को मिलता है, जिसे कि हम हीमोसाइनिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ब्लड में आपको ब्लू कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन प्रेजेंट। आपको एक ब्लू कलर का पिगमेंट देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन में आयरन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, कॉपर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, कॉपर। मान लो देखो रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको बोला जाता है, वो पिगमेंट जो बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस का कंडक्शन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से जानते हैं। हम लोगों की बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, हीमोग्लोबिन, और इनकी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, हीमोसाइनिन। हमारा ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का होता है। क्यों होता है रेड कलर का, क्योंकि हीमोग्लोबिन का कलर कैसा है, रेड है। इन एनिमल्स का कलर कैसा होगा, ब्लड का कलर कैसा होगा, ब्लू होगा। ब्लू क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो ब्लू कलर का है। तो यदि आप इस एनिमल को कट करेंगे तो रेड कलर का ब्लड नहीं निकलने वाला, उसकी जगह ब्लू कलर का ब्लड निकलेगा। देखो इंटरेस्टिंग बात है ना। तो आपको यहाँ पर ब्लड में ब्लू कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट। द नेम ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोसाइनिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस का कंडक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो
तो इट बिकम क्लियर, ये समझ में आ गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए इसमें कौन सी डिवाइसेस प्रेजेंट होती हैं वो देखते हैं। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट excretion and osmoregulation। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। Elimination of nitrogenous waste from body is known as excretion. Osmoregulation means the control the amount of water and minerals inside the body is known as ऑस्मोरेगुलेशन। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि दोनों के लिए एक ही स्ट्रक्चर होते हैं, सेम स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर जो एक्सक्रीशन या ऑस्मोरेगुलेशन के लिए आपको मेटानेफ्रिडिया का बना हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और मेटानेफ्रिडिया का बना हुआ जो स्ट्रक्चर यहां देखने को मिलता है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ बोजानस के नाम से जानते हैं, जिसे हम किडनी भी बोल सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें जो एक्सक्रीशन होता है मॉलस्कन्स में वो ऑर्गन ऑफ बोजानस या किडनी के थ्रू होता है। तो यहां पर आपको एक्सक्रीशन के लिए क्या कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, आपको ऑर्गन ऑफ बोजानस देखने को मिलेगा। ये इसको क्या बोला जा सकता है, इसे हम किडनी बोल सकते हैं। तो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए आपको यहाँ पर ऑर्गन ऑफ बोजानस देखने को मिलेगा। बट ये किसका एनिमल होता है, इसी का इस फाइलम में एक मेंबर है जिसे हम बोलते हैं यूनियो। तो यूनियो के अंदर हमें कैबर्स ऑर्गन एक्सक्रीटरी ऑर्गन के फॉर्म में दिखाई देता है। बट इन यूनियो कैबर्स ऑर्गन पार्टिसिपेट इन द एक्सक्रीशन। तो यूनियो एक मेंबर है इस फाइलम का, उसमें आप देखेंगे कि उसमें कैबर्स ऑर्गन आपको एक्सक्रीशन के लिए देखने को मिलेगा। कैबर्स ऑर्गन, ये क्या बात है, हमने अलग अलग नाम रख दिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है और ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक्चुअली क्या होता है यूनियो में, तो उसके हार्ट के पास पेरिकार्डियम होता है और पेरिकार्डियम ग्लैंड्स होती हैं जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पेरिकार्डियम में, यूनियो में पेरिकार्डियम में जो पेरिकार्डियल ग्लैंड्स हैं जो कि एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन्हीं को हमने क्या बोला, कैबर्स ऑर्गन बोला। इट बिकम क्लियर, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल। यहां पर एक चीज याद रखिए, ये एनिमल जब वाटर में रहते हैं तो अमीनोटेरिक होते हैं, मतलब कि अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, और जब ये एनिमल लैंड्स पे आते हैं तो उस समय ये अमोनिया का एक्सक्रीशन करना बंद कर देते हैं। उसकी जगह ये एनिमल फिर क्या करेंगे, फिर ये यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करना चालू कर देते हैं। इससे वाटर का लॉस लैंड पे होता नहीं है, ये आराम से टेरेस्ट्रियल लाइफ सरवाइव कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें हम बात करें नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे कि इसमें गैंग्लियाटिक नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा, मतलब कि आपको नर्वस सिस्टम में 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया देखने को मिलेंगे। कितने पेयर ऑफ गैंग्लिया? 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट। तो नर्वस सिस्टम में आपको मेनली इसमें 3 पेयर ऑफ
गेंगलिया दिखाई देंगे। कौन कौन से गेंगलिया दिखाई देंगे? नंबर 1, हेड रीजन में कौन से गेंगलिया होंगे? सेरिब्रल गेंगलिया या फिर हेड गेंगलिया बोल सकते हैं उसको। दूसरे विसरल गैंग्लिया जो विसरल रीजन में होंगे। और उसके बाद तीसरे गैंग्लिया कहां प्रेजेंट होंगे? फुट रीजन में होंगे, जिन्हें हम बोलेंगे पीडल गैंग्लिया। या फिर फुट। तो ये जो गैंग्लिया होते हैं, इससे इसके नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। नर्वस सिस्टम यू नो दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है बॉडी के ऊपर। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसके सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। सेंसरी ऑर्गन इसके कौन कौन से? सेंसरी ऑर्गन किसको बोलते हैं? जो हमें सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम सेंसरी ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तो इस एनिमल में सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, वो थोड़ा सा हम ब्रीफ में देख लेते हैं। देखिए, इस एनिमल के अंदर सेंसरी ऑर्गन में आपको दिखाई देगा आई। आई कैसे होते हैं? आई होते हैं हमारे फोटो रिसेप्टर, जो हमें लाइट की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इस एनिमल में भी आपको क्या दिखाई देंगे? आई देखने को मिलेंगे। उसके बाद इस एनिमल में आपको जो है टेंटाकल्स देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा माउथ के पास दो निकले हुए स्ट्रक्चर्स हैं। तो माउथ के पास ये दो निकले हुए स्ट्रक्चर है, क्या होगा इसके? टेंटाकल्स। तो देखिए, सेंसरी स्ट्रक्चर में पहला आप देखेंगे कौन सा? आई। इसमें 1 पेयर ऑफ सिंपल आई देखने को मिलते हैं। कंपाउंड आई केवल फाइलम आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलते हैं, उसके अलावा किसी और दूसरे फाइलम में ये देखने को नहीं मिलते। दूसरा, इसमें टेंटाकल्स सिंगल पेयर। टेंटाकल्स हो गए। अच्छा, टेंटाकल्स कैसे हैं? टच रिसेप्टर हैं। सराउंडिंग की जो ये एनिमल मॉनिटरिंग करते हैं, उसमें टेंटाकल्स जो होते हैं वो इनकी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ये हो गया, टेंटाकल्स हो गए। टेंटाकल्स के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर इनकी जो बॉडी में देखने को मिलता है, वो होता है हमारा ऑस्फेरिडियम। ये नया नाम आ गया, इसके पहले आपने कभी ऑस्फेरिडियम का नाम नहीं सुना होगा। तो ऑस्फेरिडिया या फिर ऑस्फेरिडियम देखिए, ऑस्फेरिडिया या फिर ऑस्फेरिडियम, ये क्या होता है? यह एक तरह का कीमो रिसेप्टर्स होता है, जो कि माउथ में प्रेजेंट होता है। ऑस्फेरिडियम वाटर की क्वालिटी को एनालिसिस करता है। दूसरा, कोई भी फूड सब्सटेंस खाने लायक है या नहीं खाने लायक है, इसका एनालिसिस भी कौन करेगा? ऑस्फेरिडियम करता है। इसके अलावा इसमें स्टेटोसिस्ट करके एक ऑर्गन देखने को मिलता है, जो कि बैलेंसिंग से रिलेटेड है। जो किससे रिलेटेड है? बैलेंसिंग से रिलेटेड है, स्टेटोसिस्ट। तो ये ऑर्गन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे, सेंसरी ऑर्गन हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, कि एनिमल में रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। देखिए, एनिमल, इस फाइलम की बात की जाए, रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग बात की जाए, तो हम क्या देखते हैं इस फाइलम के अंदर, कि ये फाइलम जो है, इस फाइलम में मोस्ट ऑफ जो एनिमल होते हैं वो आपको यूनिसेक्सुअल दिखाई देंगे। पहली बात तो ये, आप क्या देखेंगे यहां पर कि मोस्ट ऑफ एनिमल कैसे होंगे? यहां पर यूनिसेक्सुअल, मतलब कि डायोसियस होंगे। मतलब
यूनिसेक्सुअल आपको देखने को मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन की रिगार्डिंग बात करें, फर्टिलाइजेशन हमेशा क्रॉस ही होना है, और मोस्टली इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो एनिमल डायोसियस फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल, एनिमल ओविपेरस डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट। तो हमने क्या देखा इसके रिप्रोडक्शन में, इसमें आप देखेंगे कि एनिमल मोस्टली डायोसियस, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट आपको यहाँ पे डायरेक्ट भी देखने को मिल सकता है और इनडायरेक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो आज के लेक्चर में इतना इनफ। इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई थिंक लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमने आपका पूरा एनसीईआरटी कवर किया, इसके अलावा जितने भी एडिशनल पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स भी हमने आपके कवर किए। यदि लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, और जो भी डाउट्स हैं आपके वो आप मेरे से कंसल्ट करा सकते हैं। थैंक यू।